कहते हैं मोहब्बत इस कायनात में सबसे खूबसूरत चीज़ है, लेकिन आज मोहब्बत की ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक है, जिसकी कहानी में प्यार तो है लेकिन फरेब ज़्यादा है। आज हम आपको बताएंगे ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत के नाम पर सिर्फ झूठे वादे हैं, जिसमें मोहब्बत सिर्फ झूठी बुनियाद पर टिकी है। एक ऐसी मोहब्बत जिसका अंजाम बेहद दर्दनाक है, जिसके अंजाम में हैं 35 टुकड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो प्रेम के 35 टुकड़े और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। मुंबई की खुशनुमा शाम में दो दिल एक साथ धड़क रहे थे, कस्में खा रहे थे, वादे कर रहे थे। ताउम्र जिंदगी भर साथ रहने की कस्में जिन्होंने खाई थी, वही कस्में दिल्ली तक आते आते टूट गई। जो दिल एक साथ धड़क रहे थे, उनमें से एक दिल हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक जिंदगी दिल्ली के जंगलों में दफन हो गई। मुंबई से शुरू हुई ये खुशहाल वादों की झड़ी दिल्ली में आकर थम गई। माया नगरी की रंगीनियों में एक मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। 25 साल की श्रद्धा पहली बार घर से दूर निकली थी और मुंबई की रंगीन शाम में वो जिंदगी के हसीन ख्वाब देख रही थी। घर की हालत सुधारने के लिए नौकरी की तलाश में श्रद्धा 2018 में मुंबई आई और मलाड में एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब करने लगी। इसी कॉल सेंटर में आफ्ताब अमीन पूनेवाला भी नौकरी करता था, लेकिन कॉल सेंटर में श्रद्धा और आफ्ताब की मुलाकात नहीं हुई, बल्कि श्रद्धा और आफ्ताब पहली बार डेटिंग ऐप पर मिले। साल 2018, जगह मुंबई। मुंबई की शाम अपनी रंगत में थी। प्यार करने वाले अपने अपने ठिकानों पर अपनी अपनी मोहब्बतों से मुलाकात कर रहे थे। कभी ना ठहरने वाली मुंबई अपनी रफ्तार में थी और मुंबई की इसी हसीन रात के दरमियान दोस्ती का पैगाम लिए एक मैसेज श्रद्धा के फोन पर आया और श्रद्धा ठहर गई। डेटिंग ऐप से आए इस मैसेज ने श्रद्धा को कुछ देर के लिए सन्न कर दिया। चेहरे पर एक मुस्कान श्रद्धा को यकीन दिला रही थी कि मुंबई में वो अकेली नहीं है, उसे सहारा मिलने वाला है। श्रद्धा की कपकपाती अंगुलियों ने आफ्ताब के मैसेज का रिप्लाई किया। डेटिंग ऐप पर दो शब्दों में हुई इस बातचीत ने दो दिलों पर मोहब्बत की कहानी लिखी और इसी के साथ मुंबई में एक रिश्ता परवान चढ़ने लगा। डेटिंग ऐप पर दो शब्दों में हुई इस बातचीत ने दो दिलों पर मोहब्बत की कहानी लिखी और इसी के साथ मुंबई में एक रिश्ता परवान चढ़ने लगा। हवाएं गुनगुनाती है, ये राहें मुस्कुराती है, इन मुस्कुराहटों को आओ अपने घर लाए। खुशियों का ये सफर यूं चलता ही जाए, खुशियों का ये सफर यूं चलता ही जाए। मजबूरी में नौकरी करने आई श्रद्धा को नौकरी से ज्यादा आफ्ताब जरूरी लगने लगा और दोनों कॉल सेंटर में मिलने लगे।
कल तक दो अनजान जिस्म एक रूह में बदलने लगे, दोनों की दूरियां नजदीकियों में बदलने लगी और डेटिंग ऐप पर मिले श्रद्धा और आफताब मोहब्बत के सफर पर निकल पड़े। मुंबई की चकाचौंध में आफताब ने श्रद्धा की आंखों में चमकते सितारों के ख्वाब डाल दिए। मुंबई की हसीन शामों में आफताब और श्रद्धा अपनी मोहब्बत के तराने गाने लगे। जुहू बीच पर श्रद्धा और आफताब अपने प्यार की कहानियां बुनने लगे। समंदर की लहरों सी दोनों एक दूसरे में समा जाने की कस्में खाने लगे। श्रद्धा आफताब में अपनी जिंदगी का सूरज ढूंढने लगी। श्रद्धा ने आस्था के साथ खुद को आफताब के हाथों सौंप दिया। दिन भर साथ रहने वाले प्यार के दो परिंदों ने अब हर पल साथ रहने की सोची। श्रद्धा के लिए आफताब पूरा जहान था, लेकिन आफताब की नजर में श्रद्धा सिर्फ ख्वाहिशों का सामान थी। आफताब श्रद्धा को अपने फरेबी प्यार में पूरी तरह से फंसा चुका था। श्रद्धा अब आफताब के बिना सांस भी नहीं ले सकती थी। आफताब की चालबाज आंखों ने श्रद्धा के सारे सपनों को अपनी आंखों के पर्दों पर उतार लिया था। आफताब के प्यार में पागल हुई श्रद्धा को कुछ नहीं नजर आ रहा था। उसे किसी भी कीमत पर किसी भी हाल में आफताब चाहिए था। श्रद्धा और आफताब की मोहब्बत की खबर ने जब दोनों के घर की दहलीज पर दस्तक दी तो दोनों दिल दहल उठे। लेकिन प्यार के दरिया में डूबे दोनों दिलों में बगावत का तूफान उठा। श्रद्धा के परिवार वालों ने जब इस रिश्ते का विरोध किया तो श्रद्धा ने अपने परिवार को एक खत लिखकर अपने प्यार का पैगाम भेज दिया। कुछ महीने के प्यार ने बचपन से जवानी की मोहब्बत को ठुकरा दिया। बट आई लव हिम पापा। पापा आप समझते क्यों नहीं है? मेरी बात तो समझिए। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ पापा, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। आप इस चीज को समझिए पापा। पापा देखिए, मैं बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रही हूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ पापा, और मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। मैं कभी नहीं पछताऊंगी पापा, आप समझिए ना इस बात को। वो मुझसे बहुत प्यार करता है पापा, आप समझते क्यों नहीं है? देखिए पापा, मैं उसे नहीं छोड़ सकती, और आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप परिवार छोड़ने की बात कर रहे हैं पापा? तो ऐसा है, देखिए ठीक है, आप यही समझिए, आई एम नॉट योर डॉटर। ओके, बाय पापा। और इसी के साथ श्रद्धा ने अपना परिवार छोड़कर आफताब को चुन लिया और मुंबई में उठा दो दिलों में बगावत का ये तूफान दिलवालों की दिल्ली में उतर गया। मुंबई की शामों को हसीन करने वाले दो दिन दिल्ली आ गए। वो मई का महीना था। श्रद्धा आफताब के प्रेम की दीवानी थी। वो ताउम्र आफताब के साथ बिताना चाहती थी। उसके दिल में आफताब ही धड़कता था। वो सिर्फ और सिर्फ आफताब के बारे में सोचती थी, आफताब के साथ रहना चाहती थी। तभी तो मुंबई से दिल्ली में उसके साथ जीने के सपने संजो कर आई थी। लेकिन वो आफताब तो फरेबी था। श्रद्धा से उसे न प्यार था न मोहब्बत, उसे तो शायद सिर्फ नफरत थी। यही वजह थी कि जो श्रद्धा आफताब के लिए दिल में मोहब्बत लेकर मुंबई से दिल्ली आई थी, उसी श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए उस बेरहम आफताब ने। तारीख 8 मई 2022, जगह दिल्ली।
8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद आफताब और श्रद्धा ने 2 दिन पहाड़गंज के एक होटल में बिताए। फिर दोनों एक कॉमन फ्रेंड के घर ठहरे। इसके बाद आफताब ने 15 मई को मेहरौली के जंगल के पास किराए पर फ्लैट लिया, जहां दोनों रहने लगे। आफताब और श्रद्धा की जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। दोनों जिंदगी के हसीन सपने देख रहे थे। श्रद्धा आफताब के साथ जिंदगी भर रहना चाहती थी, लेकिन आफताब के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और एक दिन वही हुआ जिसका गुमान भी श्रद्धा को नहीं था। आफ्ताब, कहाँ बिजी हो यार तुम? इधर आओ, बात करते हैं। आफ्ताब, आफ्ताब, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आफ्ताब, आफ्ताब, बोलो। मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। What? आफ्ताब, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो शादी की बात पे? आफ्ताब, आफ्ताब सुनो तो। आफ्ताब, आफ्ताब सुनो तो। आफ्ताब, ऐसे क्यों बोल रहे हो? आफ्ताब, आफ्ताब। खूबसूरत से चल रहे एक रिश्ते में यहीं से दरारें आने लगी। शादी के शब्द ने श्रद्धा और आफताब के बीच दूरियां बढ़ा दी। श्रद्धा आफताब से शादी करना चाहती थी, लेकिन आफताब श्रद्धा के साथ साथ फेरे नहीं लेना चाहता था और दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो मुझे जवाब क्यों नहीं देते हो? करोगे कि नहीं करोगे? सीधा बता दो। आफ्ताब, आफ्ताब, श्रद्धा आफताब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। आफताब श्रद्धा की दुनिया बन चुका था, लेकिन आफताब अब श्रद्धा से दूरी बनाने लगा था। वो श्रद्धा को अलग करने की प्लानिंग करने लगा था। हेलो आफ्ताब, हेलो। आवाज आ रही है आफ्ताब? हाँ बोलो। आफ्ताब कहाँ हो यार? रात के 1 बज रहे हैं आफ्ताब। नहीं, याद नहीं आऊँगा मैं। नहीं, मैं दोस्तों के साथ पार्टी में हूँ। आफ्ताब, ऐसे नहीं होता यार, अब तक तुमको घर पे क्या होना यार, तुम्हारा चाहिए क्या था। रोज का नाटक लगा रहता है। नहीं, आज नहीं आऊँगा। हेलो, हेलो आफ्ताब। यहीं से आफताब और श्रद्धा के बीच हेलो, दूरियां आवाज बढ़ने नहीं आ लगी रही है आफ्ताब? हेलो, और आफताब अब श्रद्धा को अलग करने की तरकीबें सोचने लगा, क्योंकि वो श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था। हेलो आफ्ताब, हेलो। श्रद्धा के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वो आफताब के लिए अपने परिवार को छोड़कर आई थी। उसे दिल्ली में कोई नहीं जानता था। आफताब ही उसका आखिरी सहारा था, जो उससे दूर जा रहा था। श्रद्धा आफताब के जुल्म की बातें किसी और से कह भी नहीं सकती थी, लेकिन आफताब और श्रद्धा के बीच की तकरार का एक राजदार था, जिसे आफताब और श्रद्धा की हर बात का पता था, और वो था श्रद्धा का दोस्त। हाय लक्ष्मण, बस यार तुम कैसे हो? तुम बताओ। बस यार अपना तो कट ही रहा है। क्या बताऊं यार तुम्हें? छोड़ो ना यार, कुछ और बातें करते हैं यार, क्या ही लक्ष्मण, क्या बोलूं यार। मुझे लग रहा है ना आफ्ताब मेरे से अलग होना चाहता है। अब मुझे नहीं लग रहा कि हमारा चल पाएगा। हाँ लक्ष्मण, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है लक्ष्मण। क्या बताऊं यार तुम्हें? एक एक चीज़ बताऊंगी तो फिर बताते रह जाऊंगी, लेकिन ऐसे ही लग रहा है जैसे कि अब हमारा कुछ चल ही नहीं पाएगा। वो अब मेरे से प्यार नहीं करता लक्ष्मण। क्या करूं लक्ष्मण? यार तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वो मुझसे अलग होना चाहता है लक्ष्मण। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही लक्ष्मण, ऐसी ही बातें हैं। चलो मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूंगी। ठीक है, रख रही हूँ।
मुंबई में जली प्यार की एक शमा दिल्ली में झिलमिलाने लगी। श्रद्धा और आफताब का प्यार तकरार में बदलने लगा। श्रद्धा इस मोहब्बत की माला को किसी भी हाल में टूटने देना नहीं चाहती थी। वो आखिरी सांस तक आफताब के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आफताब श्रद्धा को अपनी जिंदगी से अब अलग करना चाहता था। लगभग अगस्त से मुझे ऐसा चिंता होने लग गई कि ये अभी लास्ट 2 महीने पहले उसने कांटेक्ट किया था। उसके बाद अगस्त का महीना हो गया, अभी तक उसके साइड से कोई रिप्लाई आया नहीं, मेरे किसी भी टेक्स्ट का रिप्लाई आया नहीं, फोन स्विच ऑफ आ रहा था। सो दैट इज व्हेन इट बिकेम अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। तो फाइनली मैंने उनके ब्रदर को बता दिया कि ऐसा है। लास्ट मेरा उनसे जुलाई में बात हुआ था, उसके बाद से आज तक मेरा उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो इट्स बेटर दैट वी रीच आउट टू कॉप्स एंड चेक सीक फॉर देयर हेल्प। तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। आफताब ने श्रद्धा को खुद से अलग करने के लिए जो प्लान बनाया, उसके बारे में श्रद्धा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आफताब श्रद्धा को अपनी जिंदगी से सिर्फ हटाना ही नहीं चाहता था, बल्कि उसका नामो निशान मिटा देना चाहता था। और इसके लिए उसने जिन चीजों का सहारा लिया, एक मोहब्बत करने वाला उसे न कभी सोच सकता है और न ही देख सकता है। आफताब ने पूरी तरह से श्रद्धा को खुद से अलग करने की तैयारी कर ली थी और श्रद्धा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। श्रद्धा आफताब से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन आफताब के दिल में शायद श्रद्धा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। जो श्रद्धा उसके साथ ताउम्र बिताना चाहती थी, वो श्रद्धा तो बार बार उम्मीद लगाए बैठी थी कि आफताब उससे एक दिन शादी करेगा और वो दोनों जन्मों जन्मों के लिए एक हो जाएंगे। लेकिन उस आफताब ने तो तय कर लिया था कि अब श्रद्धा को ठिकाने लगाना है। वो श्रद्धा बार बार कोशिश करती रही, वो श्रद्धा मार भी झेलती रही, वो श्रद्धा बार बार कोशिश करती रही, लेकिन उसकी इस कोशिश को विराम उस वक्त मिला जब उस आफताब ने कर दिए उसके 35 टुकड़े और वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। श्रद्धा मरना नहीं चाहती थी। उसने तो हसीन जिंदगी के ख्वाब देखे थे, आफताब के साथ उम्र भर जीने के। मोहब्बतों की तलखियां मौत की तख्तियों पर नहीं लिखी जाती। श्रद्धा जानती थी वो अपने रिश्ते को ठीक कर लेगी, लेकिन आफताब ने कुछ और ही ठान रखा था। आफताब और श्रद्धा को दिल्ली आए महज 1 हफ्ता ही हुआ था कि आफताब श्रद्धा से छुटकारा पाने की नई नई तरकीबें सोचने लगा, क्योंकि वो श्रद्धा से किसी भी सूरत में शादी नहीं करना चाहता था। आफ्ताब कहाँ बिजी हो यार? आफ्ताब, आफ्ताब मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आफ्ताब, आफ्ताब सुनो तो। आफ्ताब मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। आफ्ताब तुम ऐसे क्यों रिएक्ट करते हो? आफ्ताब, आफ्ताब, आफ्ताब सुनो तो। आफ्ताब, आफ्ताब। और श्रद्धा आफताब पर शादी का दबाव बना रही थी। आफताब हमेशा शादी की बात से किनारा करता था और शादी की जिद ने श्रद्धा की जिंदगी पर मौत लिख दी। तारीख 18 मई, दिन गुरुवार, वक्त रात का, जगह मेहरौली, दिल्ली।
आफताब ने जो प्लान बनाया था उसके अंजाम की तारीख थी 18 मई की रात। इस रात को वो होने वाला था जिसका गुमान भी श्रद्धा को नहीं था। श्रद्धा अपनी मौत की आहट से बिल्कुल अनजान थी। वो अपने कत्ल से पहले तक आफताब को अपनी बेपनाह मोहब्बत के सबूत दे रही थी। वो बता रही थी, आफताब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। वो सब कुछ सही कर लेने की कोशिश में थी, लेकिन आफताब ने कुछ और ही सोच रखा था। आफताब कुछ और ही प्लान करके आया था, लेकिन श्रद्धा आफताब के हर प्लान से बेखबर थी। श्रद्धा बार बार आफताब से शादी की बात कर रही थी और आफताब अपना आपा खो रहा था और इसी मौके की तलाश में आफताब था। दोनों के बीच लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि उसके बाद जो हुआ उसने मोहब्बत को कत्ल की कहानी में तब्दील कर दिया। श्रद्धा ने जिस आफताब को अपनी जिंदगी का सूरज माना था, उसने श्रद्धा की जिंदगी में अंधेरा लिख दिया। आफताब ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। दिल्ली पहुंचने के 10 दिन बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। अब आफताब के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने की थी, लेकिन उस चुनौती को आफताब पहले ही आसान कर चुका था। उसने जो वीडियो देखकर श्रद्धा की हत्या की, उसी तरह श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े करने लगा। सबूत मिटाने के लिए गूगल पर आफताब ने खून साफ करने का तरीका भी ढूंढा। श्रद्धा की हत्या करने के लिए आफताब ने पूरी साजिश रची थी और आफताब श्रद्धा को लेकर हिमाचल प्रदेश गया था। आफताब को टीवी सीरीज डेक्स्टर और द फैमिली मैन देखकर श्रद्धा के कत्ल और उसके शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का आइडिया आया। मतलब आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने की पूरी ट्रेनिंग वेब सीरीज और यूट्यूब से ली थी। श्रद्धा का कत्ल करने के बाद आफताब ने उसके अकाउंट से 50,000 रुपए निकाले, जिससे श्रद्धा के शव के टुकड़े करने के लिए आरी खरीदी। शव के टुकड़े रखने के लिए 300 लीटर का बड़ा फ्रिज खरीदा और श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने के लिए बैग खरीदा। श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को आफताब ने पॉलिथीन में बांधकर फ्रिज में रख दिया। इसके बाद आफताब घर से श्रद्धा के शव के टुकड़े हटाने का प्लान बनाने लगा। सोची समझी प्लानिंग के तहत आफताब ने पहले से ही जंगल के पास एक फ्लैट ले रखा था। रात के स्याह अंधेरे में जब सब गहरी नींद में सो जाते थे, दिल्ली की सड़कें जब साएं साएं करने लगती थी, तब शातिर आफताब घर से श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंकने के लिए वीरान जंगल की तरफ निकलता था। और इस तरह आफताब करीब 18 दिन तक श्रद्धा के शव के टुकड़ों को एक एक कर जंगल में फेंकता रहा। एक एक कर आफताब ने श्रद्धा के मर्डर के सारे सबूत मिटा दिए थे। उसने फ्रिज की केमिकल से सफाई की, पूरे घर की केमिकल से धुलाई की, ताकि घर में किसी तरह की कोई बदबू ना आए। शातिर आफताब ने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे श्रद्धा के मर्डर के सारे सबूत मिटा सके, किसी को शक ना हो। इसीलिए गुरुग्राम में कंपनी में जॉब करने वाला आफताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद भी ऑफिस जाता रहा। मर्डर के बाद फैमिली और फ्रेंड्स की नजरों में श्रद्धा को जिंदा दिखाने के लिए आफताब उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल और अकाउंट को अपडेट करने लगा। श्रद्धा की हत्या के तीसरे दिन आफताब ने अपने मकान मालिक को बताया कि श्रद्धा अपने घर चली गई है, ताकि किसी को कोई शक ना हो। और फिर आफताब ने अपना ठिकाना भी बदल दिया।
श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब खुद को बेहद महफूज समझ रहा था। अपनी शातिर चाल पर खुद को शाबाशी दे रहा था कि श्रद्धा को उसने अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया और किसी को खबर तक नहीं हुई। लेकिन जब श्रद्धा की सोशल मीडिया पर अपडेट नहीं दिखी तो उसके दोस्तों ने श्रद्धा के पिता विकास वाकर को खबर दी, जिसके बाद 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने मेहरौली पुलिस में शिकायत की और आफताब पुलिस की जांच के दायरे में आ गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की तो आफताब की लोकेशन रोज रात 2 बजे मेहरौली के जंगलों में मिली और पुलिस ने छतरपुर से आफताब को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तफ्तीश में आफताब ने खूनी मोहब्बत का जो राज खोला, उससे खाकी भी सन्न रह गई। श्रद्धा की दास्ताने मोहब्बत सुनकर वर्दी वाले भी दहल गए। आफताब श्रद्धा के कत्ल को कबूल कर चुका था, लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धा के शव का पता लगाना था। आफताब ने पुलिस को बताया कि उसने श्रद्धा के शव के टुकड़ों को मेहरौली और छतरपुर के जंगलों में फेंका है, जिसके बाद पुलिस ने जंगलों की छानबीन शुरू कर दी और जंगल से पुलिस ने 13 हड्डियां बरामद कर ली। लेकिन अभी इस बात की जांच होना बाकी है कि ये हड्डियां श्रद्धा के शव की हैं या फिर किसी और की। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि अभी तक सामने आई सभी बातें आफताब पूनावाला के कबूलनामे पर आधारित हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि कानून के हिसाब से पुलिस के सामने दिया गया बयान अदालत में मायने नहीं रखता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि इस कबूलनामे की कोई अहमियत नहीं है। हालांकि पुलिस ने अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने आफताब का बयान दर्ज नहीं करवाया है। पूरा भयानक रूप से दिखने वाला मामला है। रेयर और रियरेस्ट केसेस के अंदर ये मामला आना चाहिए और कम से कम फांसी की सज़ा इससे कम नहीं मिलनी चाहिए आफताब को। ये बहुत ही हीनियस क्राइम है और जिस तरीके से 6 महीने तक अपने अपराध को छुपा के रखा, उससे उस अपराधी की मानसिकता को लेकर भी बहुत से सवाल खड़े होते हैं और ये माना जा सकता है कि वो अपराधी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है और इस तरीके के हीनियस क्राइम को करने के बाद भी उसने कहीं कुछ डिस्क्लोजर नहीं किया। और ऐसे में यह हत्याकांड पेचीदा होता जा रहा है। सारा मामला फॉरेंसिक सबूतों पर आकर टिक जाता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और ना ही शव बरामद हुआ, ऐसे में पुलिस के सामने हत्यारे को सजा दिलाना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि पुलिस सबूत जुटाने में जंगलों की खाक छान रही है। पहले जो है पुलिस को जो अभी मीडिया ट्रायल के हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रही है कि ही वॉज मेंटली अनफिट, और लगता भी है कि कोई भी एक इंसान जो है एक बॉडी के इतने टुकड़े करके और उसको अलग अलग जगह पे फेंकेगा तो डेफिनेटली मेंटली अनस्टेबल अनफिट पर्सन रहा होगा। तो उसके लिए जो है पुलिस को पहले सावधानी से जो है उसका वो टेस्ट करवाना चाहिए कि हाँ वो मेंटली फिट था और उसने सोच समझ के ये कृत्य किया। कानूनी जानकारों का ये भी मानना है कि अगर अपराधी कुछ कबूल करता है और उसकी निशानदेही पर वो बात साबित हो जाती है तो अदालत भी इसे स्वीकार करती है। जैसे नोएडा के कुख्यात निठारी हत्याकांड में भी चश्मदीद गवाह नहीं थे और अदालत में फॉरेंसिक सबूतों से तय हुआ था कि हत्याएं हुई और गुनहगारों को सजा भी मिली थी। यही वजह है कि पुलिस श्रद्धा के शव को तलाश रही है, श्रद्धा के मोबाइल का पता लगा रही है, क्योंकि आफताब की गर्दन में फांसी का फंदा डालने के लिए पुलिस को श्रद्धा के सिर की सबसे अहम जरूरत है। वो सबूत जो आफताब को सजाए मौत दिलाएगा, ताकि फिर कोई आफताब किसी श्रद्धा के सच्चे प्यार के टुकड़े टुकड़े न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।